हाय दोस्तों, मेरा नाम मंजीत है और हमारे इस यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी जो प्रश्न है वो भी देखेंगे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से दोस्तों इसको थोड़ा आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या आरओ जैसे यूपी ट्रिपल एससी है ना, एसएससी लेवल या बैंकिंग लेवल से प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग परीक्षा में प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं संविधान की। तो हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और एक लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और इसको जो है 25 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना या उद्देश्य का कहते किसको है ना, प्रस्तावना या उद्देश्य का कहते किसको है। दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य का या एक जो है प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य का या एक जो है प्रस्ताव पेश किया था, जिसको जो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि संविधान ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है, या जो इसकी भाषा है, इसकी लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है। तो जो प्रस्तावना है दोस्तों या जो उद्देश्य का है, इसको जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसका जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया है और इसकी जो भाषा है, जिसकी लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही एक इसकी आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके जो इसकी लैंग्वेज है उसको थोड़ा आसान तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की। तो हम भारत के लोग, हम सब, आप सब, सारे लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, अपने प्रदेश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है दोस्तों ऐसा देश जो किसी प्रभाव के बिना स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे के प्रभाव के बिना स्वतंत्र हो और वो अपना स्वयं का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उस पर किसी देश का, किसी बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव ना पड़े। 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, तो हम अपने निर्णय स्वतंत्र लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ बोला गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश जो है वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है, समाजवादी, बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी किसे कहते हैं? हमारा जो संविधान, जो हमारा देश है वो समाजवादी है। ठीक है, समाजवादी मतलब यहाँ भी कोई जो सरकार की नीतियाँ हैं वो समाजवादी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सरकार का मोटिव जो है वो किसी लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। जब समाजवादी होगा, समाज के प्रति होगा, तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा। जब हमारा समाज आगे बढ़े तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए और उनके प्रति एक आदर की भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्रात्मक मतलब होता है दोस्तों कि भारत की जनता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वयं स्वतंत्र है ना। भारत की जनता अपना स्वयं के प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र है और वो किसके माध्यम से चुनती है? चुनाव के माध्यम से। ठीक है, चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है और वो बिल्कुल स्वतंत्र है। चुनाव जो है, चुनाव का अधिकार सबको है और किसको कोई भी कम ज्यादा नहीं आंका जाता। गणराज्य की बात करते हैं, गणराज्य है ना।
दूसरी यहाँ पे हम लोग गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य मतलब होता है कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, जो व्यक्ति चुना जाएगा उसको ही प्रदेश का या फिर उसको ही प्रमुख कहलाएगा। ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों एक बार पीसीएस के क्वेश्चन में आया था, पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरीकों से न्याय की बात की गई है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरीकों से न्याय की बात की गई है, तो दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने तरीकों से की गई है न्याय की बात? 3 तरीकों से की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में कितने तरीकों से की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या देशिका में स्वतंत्रता की बात कितने तरीकों से की गई है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता की बात जो है 5 तरीकों से की गई है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात कितने तरीकों से की गई है, तो उसे यहाँ पे 5 तरीकों से की गई है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।